बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डिस्कस किया था और हमने उसकी टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में किस तरह से होती है और कितने किस्मों की होती है। अच्छा, आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता है, मैंने स्टार्ट में बताया था ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट हों, दोनों अपोजिट सेक्स के हों, उनके सेक्स सेल भी अपोजिट हों और वो दोनों आपस में फ्यूज़ होकर जब जायगोट बनाए, फिर वो जायगोट जब बड़ा होकर प्लांट बनाता है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और इसमें हमेशा जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर वेरिएशन आती है। अच्छा, जिस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स थी, सेम इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन किस बुनियाद के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी की बुनियाद के ऊपर और गैमेट की फिजियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, मॉर्फोलॉजी से हम क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे? अगर किसी की साइज़ बड़ी है तो किसी की साइज़ क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। फिजियोलॉजी में हम क्या कंसीडर करेंगे? कोई गैमेट मोटाइल होगा, मूवमेंट करेगा, तो कोई गैमेट जो है वो क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा, यानी मूवमेंट नहीं करेगा। ये दो चीज़ें हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी की बुनियाद पे हमारे पास चार किस्मों की जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। चार किस्मों की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। एक है आइसोगेमी, दूसरा है ऊगेमी, तीसरा है एनआइसोगेमी और चौथा है हमारे पास हेट्रोगेमी। बारी बारी समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या होती हैं। आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह से इनको समझा जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो है हमारे पास है वो है आइसोगेमी। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। और गेमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों गैमेट्स क्या हों? सिमिलर हों, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? आइसोगेमी। और ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर हों और फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर हों, ऐसे गैमेट्स को कहा जाता है आइसोगैमेट्स। और ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? आइसोगेमी कहा जाता है। A simplest form of sexual reproduction during which morphologically as well as physiologically similar gametes are fused together and form zygote। यानी मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे, अगर दोनों बड़े होंगे तो दोनों बड़े होंगे, दोनों छोटे होंगे तो फिर दोनों छोटे होंगे। अगर दोनों नॉन मोटाइल होंगे तो दोनों नॉन मोटाइल होंगे, अगर दोनों मोटाइल होंगे तो फिर दोनों ही मोटाइल होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल, इस तरह से नहीं। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? आइसोगेमी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी से क्या मुराद है? ये ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होगी जिसमें गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, यानी अगर दोनों बड़े हैं तो फिर दोनों ही बड़े होंगे, अगर दोनों छोटे हैं तो फिर दोनों ही छोटे होंगे, लेकिन वो फिजियोलॉजिकली क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे। फिजियोलॉजी से क्या मुराद है? इसमें मेल क्या होगा? मोटाइल होगा, तो फीमेल क्या होगी? नॉन मोटाइल होगी। अगर फीमेल नॉन मोटाइल होगी तो मेल क्या होगा? मोटाइल होगा। यानी दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल नहीं हो सकते। तो इस टाइप के जब गैमेट्स मिलते हैं तो ऐसे गैमेट्स को कहा जाता है एन आइसोगैमेट्स, और ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? एन आइसोगेमी कहा जाता है। बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी की है उसे ऊगेमी कहा जाता है। ये ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है जिसके अंदर गैमेट्स ना तो मॉर्फोलॉजिकली मिलते हैं और ना ही फिजियोलॉजिकली मिलते हैं। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकली यानी एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, और फिजियोलॉजिकली एक अगर मोटाइल होगा तो दूसरा क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। ऐसे गैमेट्स को क्या कहा जाता है? ऊगैमेट्स कहा जाता है। और ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? ऊगेमी कहा जाता है। अच्छा, ऊगेमी के लिए जो हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हेट्रोगेमी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऊगेमी और हेट्रोगेमी क्या होती है? बोथ आर द सेम थिंग, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच स्मॉल, देखें छोटा होता है, स्मॉल होता है, फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमेट फ्यूज विद दी नॉन मेटाइल फूड फिल्ड मीन्स बड़ा लार्ज फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। जो मेल का गैमेट होगा वो पहली बात तो मोटाइल होगा और छोटा होगा, और जो फीमेल का गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा और थोड़ा सा बड़ा होगा, लार्ज होगा। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? हेट्रोगेमी, या इसी को ही हम दूसरा क्या कहते हैं? ऊगेमी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि चारों टाइप्स की जो रिप्रोडक्शन है आप लोगों को समझ आ गई होगी और अच्छे तरीके से फर्क भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, रिप्रोडक्शन आपको पता है कि फ्लावर के अंदर होती है और हमने फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर के ऊपर डिस्कस नहीं किया था, तो थोड़ी सी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके ऊपर? टाइप्स ऑफ फ्लावर के ऊपर। तो आपने याद रखना है जनरली हमारे पास तीन किस्मों के फ्लावर होते हैं। वी आर नॉट बॉटनिस्ट, हम बॉटनिस्ट नहीं है जितना हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक हमारे पास तीन किस्मों के फ्लावर दिए गए हैं। एक यूनिसेक्सुअल और दूसरे, जिनको एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, दूसरे होते हैं बायसेक्सुअल, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरे एक होते हैं कंप्लीट, दूसरे होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स। तो तीन कैटेगरियों के जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं, एक यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, दूसरे एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स।
और तीसरे हमारे पास कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं। हम बारी बारी करके डिस्कस करते हैं, तीनों क्लासों को इंशाल्लाह आज ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या फ़र्क है। भाई कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहा जाता है? वो फ्लावर जिसके अंदर चारों पार्ट्स मौजूद होंगे, सेपल, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल। चारों के ऊपर मैं पहले ही लेक्चर के अंदर डिटेल बता चुका था और मकसद भी यही था ताकि हम बाद में परेशान ना हो। जिसके अंदर ये चारों पार्ट्स मौजूद होंगे उसे कंप्लीट फ्लावर कहा जाएगा। जिसके अंदर इन चारों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट भी एब्सेंट होगा उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाएगा। जिस तरह से सेपल्स, स्टेमन, कार्पल, ये 2-3 तो मौजूद हैं लेकिन इसके अंदर पेटल्स जो है वो मौजूद नहीं होती, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट फ्लावर। जिसके अंदर चारों मौजूद होंगे उसको क्या कहा जाएगा? कंप्लीट फ्लावर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर का फर्क अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है यूनिसेक्सुअल, या जिसे हम डायशियस भी कहते हैं, या फिर बायसेक्सुअल, या जिसे फिर हम मोनोशियस भी कहते हैं। यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, ये कहता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनके पास या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। यानी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है, और इसी फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद हो। नहीं, यूनी का मतलब क्या होता है? एक, यानी इनके अंदर एक ही क्या होगा? सेक्सुअल ऑर्गन होगा, या तो मेल का होगा या तो किसका होगा? फीमेल का। ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। अगर वो फ्लावर, ये फोर्स सपोज करो हमारे पास फ्लावर है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट मौजूद है, तो ऐसे फ्लावर के लिए एक पार्टिकुलर नाम भी लिया जाता है, इसे हम स्टेमिनेट कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमिन भी कहते हैं, मैंने समझाया हुआ है। तो ऐसे फ्लावर को हम स्टेमिनेट कहते हैं। फोर सपोज करें हमारे पास फीमेल पार्ट है और इसके अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ऐसे पार्ट को हम क्या कहेंगे? कार्पिलेट कहेंगे, ठीक है। और दोनों को मिला के हम यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं। तो ये कहता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच कंटेन आइदर मेल, या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो सिर्फ क्या होगा? फीमेल होगा। दोनों कभी भी नहीं होंगे। If unisexual flower contain male reproductive part, this is said to be staminate. इसको staminate कहा जाएगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपका फीमेल है तो इसको क्या कहा जाएगा? कार्पिलेट कहा जाएगा। इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास है वो है डेड पाल्म की, खजूर के दरख्त की, ठीक है। ये हमारे पास वेल नोन मिसाल होती है। इनके जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। अच्छा, बायसेक्सुअल या दूसरा जिसको मोनोशियस भी कहा जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो बायसेक्सुअल वो होते हैं जिनके अंदर दोनों होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। जैसे हम गुलाब के फूल की बात करें तो उसमें बाकायदे आपको स्टेमन खुद विजिबल आपको तरीके से स्टेमन भी नजर आता है और पूरी की पूरी ओवरी भी उसी एक फ्लावर के अंदर आपको नजर आती है। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? बायसेक्सुअल या फिर मोनोशियस कहा जाता है। अच्छा, हमारे पास तीसरी कैटेगरी जो है वो है जिम्नोस्पर्म्स वर्सेस एंजियोस्पर्म्स। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। अच्छा भाई, जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जिनके पास ओवरी नहीं होती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वो प्लांट हैं जिनके पास गायनोशियम के अंदर ओवरी मौजूद नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है, सिर्फ ओवरी नहीं होती। तो इनके सीड्स जो हैं वो क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। हमने कहा था ना, ये ओवरी है, ठीक है, और ये अंदर ओव्यूल है। जब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक यानी ये ओवम पड़ा हुआ है। जब स्पर्म यहां से आके इसके साथ फ्यूज होगा तो यहां पे बनेगा जायगोट, और जायगोट बनने के बाद ये पूरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। तो अब सीड के ऊपर क्या मौजूद है? ओवरी, लेकिन इनके अंदर ओवरी मौजूद नहीं होती, तो इनके सीड बिल्कुल क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं, कोई कवरिंग नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये सीड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपको कोई कवरिंग नजर आ रही है, ये इसका ओव्यूल है। ये ओव्यूल तो हमें नजर आ रहा है लेकिन ओवरी इसके अंदर मौजूद नहीं होती, तो इनके सीड क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं। और सारे कान खोल के सुन लो कि वो प्लांट्स जिनके पास ओवरी नहीं होती वो प्लांट्स कभी भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म्स के बारे में दूसरा कहा जाता है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को बेसिक बातें पता होना चाहिए कि वो प्लांट जिनके पास ओवरी मौजूद नहीं होती उनके सीड नेक्ड होते हैं, और दूसरा ये कभी भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो लिहाजा इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। अब आपने क्या पढ़ा था कि जो फ्लावर होता है, प्लांट जो होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तो फ्लावर होता है। अब इसके अंदर फ्लावर तो मौजूद नहीं है, तो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाएगा? कोन कहा जाएगा, या फिर इसको दूसरा स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा क्या दिखाया गया है? फीमेल स्ट्रोबिलस या फीमेल कोन दिखाया जा रहा है, जो कि इनका फ्लावर कंसीडर किया जाता है। फ्लावर है नहीं लेकिन फ्लावर कंसीडर किया जाता है क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको जिम्नोस्पर्म्स के बारे में समझ आ गया होगा।
अच्छा, इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल या इसके सेलिएंट फीचर्स के ऊपर आप लोगों की बुक के अंदर थोड़ा सा एक शॉर्ट लीफ झटका दिया गया है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों को समझा देता हूं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बहुत आसान तरीके से। मैंने आपको बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो हमेशा दो स्टेजेस के अंदर पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होता है, यानी 2n इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कंप्लीट होता है। और इसकी जो दूसरी प्लांट की बॉडी पाई जाती है वो पाई जाती है गेमेटोफाइट जो कि क्या होता है? n होता है, जिसके अंदर क्या बनते हैं? गैमेट्स। इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। स्पोरोफाइट के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। और इस जनरेशन को क्या कहा जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अगर आपको याद हो। तो स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर बनते हैं, गेमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स बनते हैं, और स्पोरोफाइट 2n होता है, गेमेटोफाइट n होता है। यहाँ पे आप देखें ये वाला जो आपको प्लांट नजर आ रहा है ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। दिस वन इज दी स्पोरोफाइट प्लांट। अच्छा, इसका जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ होगा कि जिम्नोस्पर्म्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है? डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लांट 1 साल तक रहेगा तो ज्यादा देर तक ये स्पोरोफाइट बन के रहेगा या गेमेटोफाइट, तो 1 साल में ये 9 महीने स्पोरोफाइट बन के रहता है, 3 महीने ये गेमेटोफाइट बन के रहता है। तो जिसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है तो हम कहते हैं वो डोमिनेंट है। तो इसका जो डोमिनेंट इसकी जो शक्ल होती है ना वो स्पोरोफाइट होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब होगा क्या कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है? एक स्पोरोफाइट है, इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मौजूद होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। मेल के स्पोरेंजियम का अलग नाम है, फीमेल का अलग नाम है। आगे चल के मैं समझाता हूं। भाई, स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। और मैंने आपको कितनी बार बताया है कि प्लांट के अंदर जब भी स्पोर बनेंगे ना वो किससे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे, सही है। और जब ये स्पोर बड़े होंगे तो बड़े होने के बाद ये क्या बन जाते हैं? मेच्योर गेमेटोफाइट बन जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसमें से एक जो है ये मेल है क्योंकि ये स्पर्म को शो कर रहा है, और इसमें जो दूसरा है वो क्या है? वो फीमेल है क्योंकि ये किसको? एक को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये स्पर्म एंड ओवम दोनों आपस में मिलेंगे। अब ये जो गेमेटोफाइट है इनके अंदर गैमेट प्रोड्यूस होंगे, मेल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे जो कि एन होगा, फीमेल के अंदर ओवम प्रोड्यूस कर होंगे जो कि क्या होगा? एन होगा। ओवम को एक भी दूसरा कहा जाता है। जब स्पर्म एन और ओवम एन दोनों आपस में मिलेंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा? 2n जाइगोट बन जाएगा। और यहाँ पे आप लोग जाइगोट देख रहे हैं। फिर ये जाइगोट बड़ा होगा, दोबारा से क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट दोबारा मैच्योर हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। और ये स्पोर बड़े होके क्या बनाएंगे? गेमेटोफाइट बनाएंगे। फिर गेमेटोफाइट के अंदर स्पर्म बनेंगे, और मेल के अंदर स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या बनेंगे? ओवम। लेकिन याद रखना, जो स्पर्म एंड ओवम बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। मैंने पहले भी आपको हाईलाइट करवाया था, ये बड़ा फर्क होता है। हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्पर्म एंड ओवम की प्रोडक्शन होती है वो मियोसिस से होती है। मैं चैप्टर नंबर 7 में पढ़वाऊंगा आप लोगों को। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उनके अंदर स्पर्म एंड ओवम की जो प्रोडक्शन होती है वो माइटोसिस होती है। बहुत बड़ा फर्क है। इसके अलावा और भी बहुत है लेकिन ये भी फर्क है। बहरहाल, इनके अंदर माइटोसिस से स्पर्म ओवम बनते हैं, दोनों आपस में मिलेंगे, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट फिर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, है ना। जब 2n हो जाएगा तो स्पोरोफाइट बन जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हमारा स्पोरोफाइट 2n होता है। पहले छोटा होगा, फिर ग्रो करके मैच्योर बनेगा, फिर दोबारा से इसके अंदर मियोसिस हो रही है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है चलती रहती है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि क्या स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट एक जैसे हैं? दिखने में एक जैसे हैं? तो भाई दिखने में एक जैसे नहीं है। स्पोरोफाइट अलग है और जो गेमेटोफाइट है वो अलग है। इसलिए इनकी जनरेशन का पूरा नाम होता है हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरो का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ, मॉर्फिक मतलब शक्लें। दोनों की शक्लें क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। तो इसलिए इनकी जनरेशन को कहा जाता है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो भाई मुझे उम्मीद है कि सारा किस्सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर कुछ और भी इजाफी बातें हैं, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। दिस वाज दी लाइफ साइकिल, दिस वाज दी जनरल लाइफ साइकिल। ये किस्म की जनरल लाइफ साइकिल थी जो आप लोगों को नॉर्मली पता होनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। थोड़ी सी कुछ एडवांस चीजें हैं वो हम इसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कौन कहा जाता है? एस्ट्रोबिलस, जो कि इनके फ्लावर कंसीडर किए जाते हैं। हमने स्टार्टिंग में बात किया। मैंने कहा इनकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर आपको 2 स्टेप्स नजर मिलते हैं, 2 बॉडी नजर आती हैं, एक स्पोरोफाइट वाली, दूसरी गेमेटोफाइट वाली। फिर ये भी बताया जो एक्चुअल प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है, विच इज डिप्लॉयड, जो कि 2n होता है। मैंने बताया कि ज्यादा अरसे तक इसका स्पोरोफाइट रहता है, कम अरसे तक गेमेटोफाइट। अच्छा, जब स्पोरोफाइट स्टेज होता है तो उसके अंदर क्या होगा? मेल और फीमेल स्पोरेंजिया बनेंगे। स्पोरेंजिया यानी जहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। जहां पे स्पोर्स जो बनते हैं वो स्पोर्स मुख्तलिफ होते हैं, तो इसलिए इनके स्पोर्स को कहा जाता है हेट्रोस्पोरी। ये भी आपने बात याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो स्पोर बनते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो दैट्स वाई कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी। तो ये आपसे डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। अब जो मेल स्पोरेंजिया होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसलिए उसका नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसके अंदर स्पोर बनेंगे और इनके स्पोर भी छोटे होते हैं, तो लिहाजा उनको माइक्रोस्पोर कहा जाता है। और मैंने बताया कि स्पोर बनते हैं मियोसिस से।
अच्छा, हर माइक्रोस्पोर जो है ये बड़ा होके जब मेल गेमेटोफाइट बनाएगा तो इस गेमेटोफाइट के अंदर आपको टोटल 3 किस्मों के सेल नजर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है। सबसे पहले क्या हुआ, मेल स्पोरेंजिया, जिसका नाम क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि ये दिखने में छोटा होता है। इसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। किस प्रोसेस से? मियोसिस से। ये माइक्रोस्पोर जो कि एन नेचर का है, ये डेवलप करेगा और बड़ा हो जाएगा, मेल गेमेटोफाइट बन जाएगा। अब आपको पता है कि मेल गेमेटोफाइट के अंदर बनते हैं गैमेट्स, लेकिन वो गैमेट्स किस तरीके से बनते हैं वो तरीका बता रहा हूं कि मेल गेमेटोफाइट के अंदर 3 किस्मों के सेल होते हैं। एक को कहा जाता है जनरेटिव सेल, दूसरे को कहा जाता है ट्यूब सेल, और तीसरे को कहा जाता है प्रोथेलियल सेल्स। ठीक है, जनरेटिव सेल का काम होगा 2 स्पम्स प्रोड्यूस करना, ये 2 स्पम्स प्रोड्यूस करेंगे। प्रोथेलियल सेल मर जाते हैं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो इसलिए इनका दूसरा नाम वेस्टीज सेल है। बच्चों को नहीं पता होता कि हम इन्हें वेस्टीज क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से आगे ग्रो नहीं करते, मर जाते हैं, तो लिहाजा इनका दूसरा नाम वेस्टीज सेल है। और ट्यूब सेल क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब बनाएंगे। आप लोगों को पता है, जाहिर सी बात है, ओव्यूल तक स्पर्म पहुंचाने के लिए हम एक ट्यूब बनाते हैं, जो कि कहां से बनती है, इसके मेल के स्पोर से ही बनती है। पॉलन ट्यूब ये सीधी बनेगी और स्पर्म को लेके ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर फ्यूज करवा देगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेल वाला जो किस्सा है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे स्पर्म्स भी रेडी हैं, बन चुके हैं, और पॉलन ट्यूब भी रेडी है। अब हम वेट कर रहे हैं फीमेल पार्ट का, कि फीमेल का ओवम बने, मेच्योर हो, तो हम फर्टिलाइजेशन करवाएं। अच्छा, फिर क्या होगा, जो फीमेल स्पोरेंजिया है, जहां पे फीमेल के गैमेट बनते हैं, उनको मेगा स्पोरेंजिया कहा जाता है, क्योंकि वो बड़े होते हैं। मेल के छोटे थे तो माइक्रो थे, फीमेल के बड़े होते हैं तो इनको मेगा स्पोरेंजिया कहा जाता है। जिस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर छोटे स्पोर बन रहे थे, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर बड़े स्पोर बनेंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मेगा स्पोर कहा जाता है। किस प्रोसेस से बनेंगे? मियोसिस से, मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा, अब हर मेगा स्पोर बड़ा होगा, डेवलप होगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और इसके अंदर छोटे छोटे चेंबर्स बनेंगे। वो चेंबर्स कितने बनेंगे? 2 से 5 चेंबर, और इन चेंबर्स को साइंस की जबान में आर्किगोनिया कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कितनी बार आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट में पूछा गया है, जो जिम्नोस्पर्म्स में आर्किगोनिया बनते हैं वो कितने बनते हैं? तो 2 to 5 बनते हैं, और हर आर्किगोनियम के अंदर एक सिंगल क्या मौजूद होता है? ओवम मौजूद होता है। अब इन आर्किगोनियम के अंदर पॉलन ट्यूब अंदर आएगी। इस तरह से देखो, ये पॉलन ट्यूब आर्किगोनियम में आ गई। इस पॉलन ट्यूब के अंदर ये क्या मौजूद है? स्पर्म मौजूद है। ये स्पर्म जाके ओवम के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट फ्यूज विद दी फीमेल गैमेट, दोनों के गैमेट फ्यूज हो जाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा मेगा स्पोरेंजियम है, या इसको आप दूसरा ओव्यूल भी कह सकते हो, ये जो पूरा का पूरा मेगा स्पोरेंजियम, ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है, ये डेवलप हो जाएगा किसके अंदर? सीड के अंदर। और हम शुरू से यही पढ़ते हैं कि ओव्यूल ही वो चीज होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। एज द कंडीशन बिकम फेवरेबल, जैसे कंडीशन फेवरेबल होगी, ये सीड जमीन पे गिरेगा, दोबारा जर्मिनेट करके दोबारा स्पोरोफाइट प्लांट बना लेगा। कितनी आसान सी इनकी क्या है लाइफ साइकिल है। मैं नहीं समझता कि कहीं कोई ऐसी मुश्किल चीज इनके अंदर मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास प्लांट है वो है एंजियोस्पर्म्स। बहुत ज्यादा इजी प्लांट है, इनके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है भाई। ये वो प्लांट है जिनके पास प्रॉपर ओवरी मौजूद होती है, तो इनके सीड्स ओवरी के अंदर क्या होते हैं? बंद होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्लांट्स ओवरी नहीं रखते वो फूल भी नहीं देते, लेकिन इन प्लांट्स के अंदर ओवरी मौजूद है, तो ये हमेशा फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। अब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर्स ही कहलाते हैं, कौन स्ट्रोबिलस नहीं होंगे, क्योंकि इनके अपने फ्लावर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। वैसे इसकी लाइफ साइकिल में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा आपको इस इमेज के जरिए दोबारा समझा देता हूं। देखो, आप लोगों को पता है कि ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथर और फ्लेमेट, जिसे हम मिला के स्टेमन कहते हैं। एंथर को स्पोरोफाइट कहा जाता है, इसमें स्पोर बनते हैं। इन स्पोर्स को क्या कहा जाता है? पोलन ग्रेन कहा जाता है। मैंने कहा कि इन पोलन ग्रेन के अंदर 2 चीजें बनती हैं, एक बनेगा स्पर्म और दूसरी बनेगी पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ट्यूब है ये सीधी आ रही है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा लेबल, सीधी आके ओवरी के अंदर आएगी, फिर ओव्यूल के अंदर जाके ये एम्ब्रियो सेक में खुलेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर कट में दिखाया जा रहा है। फिर जैसे पोलन ट्यूब बनती है, तो इस पोलन ट्यूब से ये स्पर्म, ये जो ऊपर पीले कलर के पड़े हुए हैं, ये पोलन ग्रेन है, इनके अंदर स्पर्म और पोलन ट्यूब मौजूद है। पोलन ट्यूब से स्पर्म ट्रेवल करते आएंगे, ये आपको यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। 2 अगर आप लोगों को नजर आ रहे हो छोटे से स्पर्म यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये 2 स्पर्म क्यों है, इसका भी मैं आपको आगे जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट करो। तो इनमें से फ्यूज एक स्पर्म होगा, ये स्पर्म आएगा सीधा, और सीधा आने के बाद पहले तो जाएगा ओव्यूल में। ओव्यूल में जैसे जाएगा तो ओव्यूल के अंदर आप गौर से देखो, ये एक न्यूक्लियस मौजूद है, ओवम क्या है? मौजूद है। तो ओवम के साथ ये जैसे फ्यूज होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा।
तो ये जायगोट जैसे बनेगा, ये जायगोट बड़ा होगा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा, ये एम्ब्रियो दोबारा से बड़ा नहीं। देखो जैसे जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है ना, ये पूरा का पूरा ओव्यूल ये देखो सीड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, पूरा का पूरा ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो गया। फिर इस सीड के मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, ये भी हम सीड के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अब इस सीड की क्या होगी, जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग होगी, फिर रूट शूट बनेंगे, दोबारा वही स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, अगर ये फ्रूटिंग प्लांट्स है यानी ये फ्रूट देता है, तो फिर क्या होगा कि जब सीड बनता है तो सीड बनने के बाद ये जो पूरी ओवरी आपको नजर आ रही है ना, पूरी कंप्लीट ओवरी, ये ओवरी पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये फ्रूटिंग प्लांट है यानी ये क्या देता है, फ्रूट देता है, तो ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। अगर फ्रूटिंग प्लांट नहीं है तो फिर ये दोबारा से क्या बन जाएगा, इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जितना भी किस्सा है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखो कितने ओव्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ओव्यूल, तो मतलब 8 सीड बनेगी। आपने देखा को किसी के अंदर एक ओव्यूल, कोई ऐसा भी प्लांट होता है जो एक सीड देता है, तो यानी आप समझ रहे हो उसके अंदर ओव्यूल एक होता है। जो 10 सीड देते हैं उनके अंदर 10 ओव्यूल होंगे, जो 20 देते हैं उनके अंदर 20 ओव्यूल होंगे, जो 40 देते हैं उनके अंदर 40। तो सीड की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, ओव्यूल के ऊपर। तो बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, स्पर्म आएंगे पोलन ट्यूब से सीधा ओव्यूल के अंदर जाएंगे, एम्ब्रियो सेक में ओवम पड़ा हुआ है उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे। जैसे फ्यूज होंगे पूरा का पूरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आसान तरीके से। उसके बाद अगर ये फ्लावरिंग प्लांट होगा तो इसकी ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। अगर ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं होगा तो फिर सीड बाहर निकलेगा और दोबारा जमीन पे गिरेगा, सीडलिंग करके दोबारा से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जब भी हम फ्रूट खाते हैं तो आप वही देखते हो ना, फ्रूट हम खा रहे होते हैं और उसके अंदर क्या मौजूद होता है, सीड। तो जाहिर सी बात है सीड ओवरी के अंदर क्या होता है, बंद होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला किस्सा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बाकी ये जो लिखा हुआ है ना एंडोस्पर्म, ये पोलर, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारा अलग टॉपिक है, उसमें आप लोगों को समझा दूंगा। अभी जस्ट हमारी बात हो रही थी रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो वो भी मैंने आप लोगों को समझा दी। एंजियोस्पर्म्स का तरीका भी समझा दिया, जिम्नोस्पर्म्स का भी, कंप्लीट इनकम्प्लीट भी, यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल या मोनोशियस डायशियस भी आप लोगों को क्लियर मैंने करवा दिए। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।